Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss the cultivation of mango, which is also called king of fruit, and this particular crop is the #1 tropical fruit crop in India. So in today's video, I will discuss the cultivation practices of mango. But before that, if you are new to my channel, so please subscribe and press the bell icon, and don't forget to like and share the video too. So without wasting time, let's start the video. So now we are going to discuss some important varieties of mango which are important from exam point of view also. तो जो मैंगो में जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पोर्शन से आते हैं, वेराइटी से. तो अब हम मैंगो की वेराइटीज़ को इजी वे में विद द हेल्प ऑफ सम अमेजिंग ट्रिक्स, तो इन अमेजिंग ट्रिक्स की हेल्प से मैंगो की कुछ वेराइटीज़ को लर्न करेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें हम देखते हैं, उसमें जो मैंगो की वेराइटीज़ हैं वो डिफरेंट स्टेट में कौन कौन सी मैंगो की वैरायटी कल्टीवेट होती हैं वो दी हैं. तो इसमें हम पहले सिंपल जो नेम्स हैं वो पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं. ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो है बनगनपल्ली, स्वर्ण रेखा, नीलम एंड तोतापुरी. ठीक है, तो जनरली ये जो वैरायटीज़ हैं वो साउथ इंडियन कंडीशंस, यानी आप एक याद रख सकते हैं कि साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन स्टेट है, तो यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं. बिहार की बात करें तो बिहार में है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, गुलाब खास, किशनभोग, हिमसागर, जर्दालू, लंगड़ा. तो ये कॉमनली आपने सुना भी होगा, तो इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो है नहीं, इसको हम ऐसा भी याद रख सकते हैं. अगर हम 2-3 बार इसको अपने मुंह से बोलेंगे तो ये हमें खुद भी याद हो सकते हैं. ठीक है, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो है चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फजली, बॉम्बे ग्रीन. ठीक है, इन वेराइटीज़ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे ग्रीन इज़ अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, और ऑप्शंस में आपको डिफरेंट क्रॉप्स दिए होंगे, तो आपको सही आंसर मैंगो को टिक लगाना होगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. इसके बाद गुजरात में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो हैं केसर, अल्फांजो, राजपुरी, जमादार, तोतापुरी, नीलम, दशहरी, लंगड़ा. तो मोस्ट ऑफ द वैरायटीज़ हमने पहले जो ऊपर पढ़ी थी वही है. इसके अलावा जो नई वैरायटीज़ है गुजरात में वो है केसर, अल्फांजो. अल्फांजो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी. ये बेसिकली एक्सपोर्ट होती है. इंडिया में जो मैंगो एक्सपोर्ट होता है वो जो मेन वैरायटीज़ होती है वो है अल्फांजो. हरियाणा में भी सिमिलरली वही वैरायटीज़ हैं, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फजली. हिमाचल प्रदेश में भी वही हैं, चौसा, दशहरी, लंगड़ा. अब आता है कर्नाटका. तो कर्नाटका इज़ ऑल्सो अगेन अ साउथ इंडियन स्टेट. तो यहाँ पे अल्फांजो है. ठीक है, गुजरात में भी थी अल्फांजो, कर्नाटका में भी अल्फांजो है. इसके अलावा वही वैरायटी जो हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ी थी, तोतापुरी, बनगनपल्ली, वो सब है. नीलम है, और यहाँ पे 2 वैरायटीज़ और हैं, पैरी एंड मालगोवा. ठीक है, तो ये न्यू वैरायटीज़ हैं जो हमने आंध्र प्रदेश में नहीं देखी थी. बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सिमिलर ही वैरायटीज़ हैं. मध्य प्रदेश में देखते हैं. मध्य प्रदेश में अगेन वी हैव अल्फांजो, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फजली, लंगड़ा एंड नीलम. So these are some important varieties of Madhya Pradesh. Next we discuss the important varieties of other states, like next is महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में भी अल्फांजो बहुत फेमस है. उसके बाद केसर जो गुजरात में हमने पढ़ा था, और पैरी जो भी हमने कर्नाटका में देखी थी. तो ये 3 वैरायटीज़ हैं महाराष्ट्र की. पंजाब में नेक्स्ट वही वैरायटीज़ हैं, चौसा, दशहरी, देन न्यू वन इज़ मालदा. राजस्थान में आती है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा. तमिलनाडु अगेन साउथ इंडियन स्टेट है, साउथ इंडियन वेराइटीज़ वही सिमिलर हैं जो हमने पहले पढ़ी थी. उत्तर प्रदेश जो कि एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है, तो यहाँ पे नॉर्थ वाली वेराइटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, लंगड़ा. वेस्ट बंगाल, इसमें आती हैं फजली, गुलाब खास, हिमसागर, किशनभोग, लंगड़ा एंड बॉम्बे ग्रीन. तो इनमें से जो हमने वेराइटीज़ अब तक जितनी पढ़ी है उसमें रिपीटेशन बहुत हो रहा है. अलग अलग स्टेट्स में जो वेराइटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे ग्रीन हमने बहुत जगह नाम पढ़ा है, लंगड़ा, दशहरी, अल्फांजो, तोतापुरी, बनगनपल्ली, नीलम, दशहरी, लंगड़ा, ये नाम जो हमने बहुत सारी स्टेट्स में अभी तक हमने पढ़ चुके हैं. तो ऑटोमेटिकली हम इतनी बार जब इनको बोलेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली रिपीटेशन के थ्रू ये ऑटोमेटिकली हमको रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा. नाउ वी डिस्कस सम हाइब्रिड वेराइटीज़. अब हाइब्रिड वेराइटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, क्रॉस होती हैं. तो ये वेराइटीज़ किसी के क्रॉस से बनी होती हैं. तो हमें जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं इनमें हमें उनका क्रॉस भी याद रखना है, प्लस उनकी कुछ अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमें याद रखनी होगी. तो सबसे पहले है नीलेशन. तो नीलेशन इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हम देख लेते हैं. जो नीलेशन है
तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे है नी से याद रखना है नीलम और शान से याद रखना है बन्नेशान। तो नीलम और बन्नेशान के क्रॉस से बना है नीलेशन। अब यहाँ पे हमें एक ट्रिक याद रखनी है, जिन वैरायटीज़ में एन डबल ई आ रहा है, नी आ रहा है, नी वैरायटीज़ जिसके जिन वैरायटीज़ में एन डबल ई नी आ रहा है, दे आर लेट मैच्योरिंग। तो जैसे नीलेशन है, इट इज़ अ लेट मैच्योरिंग वैरायटीज़। और जनरली जो ये क्रॉस होता है, ये क्रॉस कैसा होता है मैं आपको बता देती हूँ। आई विल टेल यू अबाउट द क्रॉस। क्रॉस जितने भी होते हैं उसमें जो फर्स्ट पेरेंट होता है डिनोट्स फीमेल एंड द सेकेंड पेरेंट इन द क्रॉस इज मेल पेरेंट। यानी इसको सिंपल समझ लेते हैं, जब भी हम कोई क्रॉस डेवलप करते हैं उसमें हम पहले फीमेल पेरेंट्स को डिनोट करते हैं, उसके बाद हम जो क्रॉस बनाते हैं दूसरा पेरेंट जो होता है जनरली हमारा मेल पेरेंट होता है। तो जब भी हम कोई क्रॉस पढ़ते हैं उसमें पहली वैरायटी जो होगी फीमेल होगी और सेकेंड वैरायटीज जो उसके साथ हम क्रॉस करें दैट इज मेल पेरेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो फीमेल है वो है नीलम और जो मेल पेरेंट है वो है बन्नेशान। और यहाँ पे हमने ट्रिक डेवलप करी है। पहली ट्रिक जो थी वो थी जिसमें एन डबल नी आ रहा है, वो लेट मैच्योरिंग वैरायटीज़ होती हैं। इसके बाद है हमारी नील गोवा। तो अगेन यहाँ पे भी एन डबल ई नी आ रहा है, तो अगेन ये भी एक तरह की लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। नील गोवा का क्रॉस भी बहुत सिंपल है, नी माने होता है नीलम और गोवा से हो गया मलगोवा। स्वर्ण जहांगीर, ये स्वर्ण रेखा और जहांगीर के क्रॉस से बनी है, ये मीडियम इल्डर वैरायटी है और ये भी एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद आती है एयू रुमानी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्रॉस देख लेते हैं, मलगुआ रुमानी का क्रॉस है। ठीक है, ये भी एक तरह की लेट सीजन वाली वैरायटी है। तो जिनमें भी नी आ रहा है तो हमें ये वैरायटीज़ एग्जाम में ऐसा नहीं आती। नी वाली जो ये नीलम, नीलेश्वर, नीलगोवा वैरायटी है ये ध्यान रखना है। और इन क्लास में इनकी शुरुआत में एन डबल नी है तो ये लेट मैच्योरिंग है, ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटी है KMH1, ये चिरकुरु, रसम और खादर के क्रॉस से बनी हुई है, ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैरायटीज़ हैं उसमें आती है, पहली है मंजीरा। मंजीरा इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फिर भी देख लेते हैं। जो मंजीरा है वो रुमानी और नीलम के क्रॉस से बनी है। ठीक है, ये रेगुलर बियरर है, हैवी इल्डर है। इसके बाद जो वैरायटीज़ आ रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वैरायटीज़ जो हैं इनके नाम के स्टार्टिंग में अर्का आ रहा है, तो अर्का से हमें ध्यान रखना है। अर्का जिन वैरायटीज़ के स्टार्टिंग में आता है वो वैरायटी जनरली डेवलप होती हैं IIHR, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, तो IIHR जो वैरायटीज़ रिलीज़ करता है फ्रूट क्रॉप्स की, उसके स्टार्टिंग में अर्का लगा होता है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पे 4 वैरायटीज़ हैं अर्का की। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो वैरायटीज़ हैं इनसे पूछ सकते हैं कहाँ से रिलीज़ हुई हैं। तो अर्का वाली जो वैरायटीज़ वैरायटीज़ हैं वो रिलीज़ हैं IIHR से। ठीक है, उसके बाद अब ये जो IIHR है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, दे लव अल्फांजो वैरायटी। इन्हें अल्फांजो वैरायटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये क्या करते हैं हर एक क्रॉस में अल्फांजो का ही यूज़ करते हैं। और जनरली अल्फांजो को फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करता है। अभी हमने डिस्कस करा था कि जो क्रॉस होता है उसमें पहला पेरेंट जो होता है क्रॉस का, जो फर्स्ट पेरेंट है वो फीमेल होती है और जो सेकंड पेरेंट होता है वो मेल होता है। तो अब ये IIHR क्या करते हैं, अल्फांजो को इतना पसंद करते हैं कि हर एक क्रॉस में उसको लेते हैं और उसको एज अ फीमेल पेरेंट लेते हैं ज़्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहली देखते हैं अर्का पुनीत। ठीक है, अर्का पुनीत में क्या होता है कि ये किसका क्रॉस है, अर्का पुनीत है। अब क्योंकि अर्का वैरायटी है यानी IIHR की वैरायटी है और IIHR को सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी पसंद है, अल्फांजो। तो यहाँ पे इन्होंने अल्फांजो को लिया है और अल्फांजो को जनरली वो फीमेल की तरह लेते हैं, तो यहाँ पे वो अल्फांजो क्रॉस कराते हैं बनगनपल्ली के साथ। ठीक है, तो अल्फांजो क्रॉस विद बनगनपल्ली दे गिव अर्का पुनीत। ठीक है, अर्का पुनीत में हमें ध्यान रखना है कि ये रेगुलर और प्रोलिफिक बियरर होता है, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं होती, गुड कीपिंग क्वालिटी होती है और सुटेबल है फॉर टेबल एंड प्रोसेसिंग पर्पज़। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस का जो क्रॉस होता है मेनली वो ध्यान रखना है। अर्का पुनीत का जो पेरेंटल क्रॉस है वो ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वेराइटी आती है अर्का अनमोल। ठीक है, अब अर्का अनमोल में भी अगेन अर्का की वैरायटी है, तो अर्का से में ध्यान क्या आ जाएगा, अर्का से में याद आएगा कि IIHR की वैरायटी है और IIHR को मैंगो की वैरायटी में सबसे ज़्यादा पसंद है अल्फांजो और अल्फांजो को फीमेल की तरह लेते हैं। तो अर्का अनमोल में भी क्या हुआ, अल्फांजो क्रॉस विद जनार्दन पसंद।
अब इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। जब अल्फांसो ने जनार्दन को पसंद करा, ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी पसंद, तो हम जब किसी चीज़ को पसंद कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए अनमोल हो जाती है, ठीक है, अनमोल हो जाती है वो चीज़। तो जब अल्फांसो ने जनार्दन को पसंद करा तो वो उसके लिए अनमोल हो गया। तो हेयर यू विल easily connect कि अल्फांसो क्रॉस विद जनार्दन पसंद एंड द वैरायटी इज अर्का अनमोल। एंड द नेक्स्ट वैरायटी इज अलका नीलीकर, अलका नीलकिरण। अब अगेन ये अर्का वैराइटीज है, तो IIHR की है, और IIHR अल्फांसो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है एज अ फीमेल। तो जब अल्फांसो ने नीलम के संग क्रॉस करा तो हमारा बना अलका नीलकिरण। तो अगेन यहाँ पे भी NEE है, और हमने पहली ट्रिक पढ़ी थी कि जिन वैराइटीज़ के स्टार्टिंग में NEE नहीं होगा वो वैराइटीज लेट सीजन की वैराइटीज़ होती हैं, लेट मैच्योरिंग वैराइटीज़ हैं। तो अर्का नीलम भी एक तरह की लेट वैराइटीज़ है, ठीक है। तो अभी हमने 3 वैराइटीज़ पढ़ी हैं अर्का की, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का नीलकिरण। ये तीनों वैराइटीज़ में एक चीज़ कॉमन थी कि यहाँ पे ये अर्का की वैराइटीज़ हैं, IIHR ने डेवलप करी हैं, और IIHR को अल्फांसो बहुत पसंद है, और अल्फांसो को एज अ फीमेल पेरेंट लेके इन्होंने डेवलप करा है। अब हम बात करते हैं अर्का अरुणा की। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे, यहाँ देखें, पहले तो हमें यहाँ ध्यान रखना है अर्का अरुणा एक मैंगो की वैरायटी है, और अर्का मीन्स ये IIHR ने रिलीज करी है। और हमने भी याद करा है कि IIHR को अल्फांसो वैरायटी बहुत पसंद है, तो अगेन यहाँ पे भी उन्होंने अल्फांसो वैरायटी को यूज़ तो करा है, बट यहाँ पे उन्होंने अल्फांसो को एज अ फीमेल पेरेंट के लिए फीमेल पेरेंट बना के यूज़ नहीं करा, फीमेल को अल्फांसो को मेल की तरह बना के यूज़ करा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, बनगनपल्ली को क्रॉस करा है अल्फांसो के साथ, यानी बनगनपल्ली हेयर इज़ अ फीमेल पेरेंट एंड अल्फांसो हेयर इज़ अ मेल पेरेंट। अब तक हमने जो 3 क्रॉस पढ़े थे उसमें अल्फांसो पहले लिख रहे थे, अल्फांसो फीमेल पेरेंट थी, लेकिन अर्का अरुणा जो है उसमें अल्फांसो मेल पेरेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये 3 वैरायटीज़ ये सारी वैरायटीज़ जो थी IIHR की थी, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल एंड अलका नीलकिरण। And next important varieties are varieties from Indian Agriculture Research Institute, that is IARI न्यू दिल्ली। तो अब जो IARI न्यू दिल्ली ने जो वैराइटीज़ रिलीज़ करी हैं, जैसे बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, यहाँ पे 2 ही मेंशन है, हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली है अमरपाली एंड दूसरी है मलिका। अमरपाली को सिंपल याद करते हैं DNA, ठीक है। तो DNA से हम याद करते हैं अमरपाली को। D मीन्स होता है दशहरी, N मीन्स नीलम, और A बना हमारा अमरपाली। तो दशहरी नीलम को क्रॉस करके बना अमरपाली। अमरपाली एक रेगुलर लेट बियरिंग वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा ड्वार्फ होती है, वेरी ड्वार्फ। तो ड्वार्फ होने के कारण हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। तो अमरपाली से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि ऑप्शंस दिए होंगे बहुत सारी वैरायटीज़ के, और क्वेश्चन होगा कि विच वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो मैंगो की जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में बहुत ज़्यादा सुटेबल वैरायटी है, बहुत फेमस वैरायटी है, वो है अमरपाली। नेक्स्ट इज मलिका। मलिका में जस्ट हमको उल्टा करना है, NDM, ठीक है। तो ऊपर हमने DNA पढ़ा, दैट इज दशहरी नीलम अमरपाली, और यहाँ पे हम मलिका के जो पेरेंट्स हैं उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, दैट इज नीलम दशहरी टू गिव मलिका। मलिका अगेन रेगुलर बियर है, मिड सीजन वैरायटी है, रेजिस्टेंट टू फूड ड्रॉप। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटीज़, यानी न्यू दिल्ली की हम वैरायटीज़ पढ़ रहे हैं। अब जो न्यू दिल्ली की जो वैरायटीज़ रिलीज़ होती हैं, जैसे हमने इससे पहले हमने पढ़ा IIHR बेंगलोर की वैरायटीज़। तो IIHR की जो वैरायटीज़ होती हैं उनकी शुरुआत में वर्ड आता है अर्का। वैसे ही जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उनकी जो वैरायटीज़ रिलीज़ होती है उनके स्टार्टिंग में वर्ड आता है पूसा। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर यू कैन सिंपली नोट हेयर, जो दिल्ली की वैरायटीज़ होती हैं उसमें आता है वर्ड पूसा, तो उसमें पूसा वर्ड आता है। तो यू सिंपली नोट कि पूसा में कौन कौन सी वैरायटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली की वैरायटीज़ होती हैं उसमें आती है पूसा पीताम्बर, ठीक है, पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा। लालिमा से आपको याद रखना है कि रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं इसके, दैट इज़ वाई इसका जो नाम है पूसा लालिमा है। उसके अलावा एक है पूसा प्रतिभा। तो ये 4 वैरायटीज़ हो गई पूसा के साथ। तो आपको पूसा की जो वैरायटीज़ हैं, पूसा अगेन आई एम रिपीटिंग, पूसा पीताम्बर, पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा एंड पूसा प्रतिभा। दीज ऑल आर द वैरायटीज़ रिलीज फ्रॉम दिल्ली। तो ये पूसा की जो वैरायटीज़ हैं दिल्ली से रिलीज हुई हैं, और ये मैंगो की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं।
नाउ अब हम दूसरी वैराइटीज़ देख लेते हैं। इसके अलावा है एक रत्ना। रत्ना इज़ अ क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो। तो रत्ना वैराइटीज़ को याद करने का तरीका है, रत्ना क्या है? रत्ना इज़ अ नेम ऑफ अ फीमेल, बट रत्ना को मैंगो में हम कनेक्ट करते हैं। रत्ना एक मेल है और मेल को हम हिंदी में बोलते हैं नर, NAR, नर। तो नर से हम रत्ना याद रख सकते हैं। एन मीन्स होता है नीलम, ए मीन्स होता है अल्फांसो, और नीलम अल्फांसो के क्रॉस से बना आर, दैट इज रत्ना। रत्ना कैसी वैरायटी है? जनरली सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, रेगुलर बियरिंग इसमें होती है, गुड कीपिंग क्वालिटी है एंड फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। इसके बाद हमारी वैरायटी आती है सिंधु। ठीक है, सिंधु को आप कनेक्ट करें साधु, ठीक है, जो साधु संत होते हैं साधु से कनेक्ट करिए। अब ये सिंधु कैसे बना है? इट इज सिंपली द बैक क्रॉस ऑफ द प्रोजनी रत्ना, यानी रत्ना का जब हमने बैक क्रॉस कराया, यू नो ऑल नो व्हाट इज बैक क्रॉस। आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले का क्रॉस पढ़ा नीलम अल्फांसो का, ठीक है, तो हमने जो नर पढ़ा था दैट इज नीलम अल्फांसो को हमने क्रॉस करा के रत्ना बनाया। अब रत्ना को ही जब हम उसके पेरेंट के संग क्रॉस कराएंगे दैट इज बैक क्रॉस। तो रत्ना को हमने किसके संग बैक क्रॉस कराया? अल्फांसो के साथ, ठीक है। तो जब रत्ना और अल्फांसो मिल गया, अब वी ऑल नो कि जो नीलम है वो पहला पेरेंट, यानी नीलम जो थी फीमेल है, अल्फांसो जो है वो यहाँ पे मेल बन गया। तो नीलम फीमेल और अल्फांसो मेल जब क्रॉस करते तो बना रत्ना। अब यही रत्ना जब वापस अल्फांसो मेल के संग कनेक्ट हो गई तो कौन बना? साधु बना। रत्ना और अल्फांसो मिलके क्या करते हैं? साधु बन जाते हैं। साधु से आपको याद रखना है सिंधु, ठीक है, सिंधु। और ये सिंधु वैरायटी के बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। तो ये ओनली सीडलेस वैरायटी है मैंगो की। तो अगर क्वेश्चन आता है मैंगो में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, द आंसर इज सिंधु। तो सिंधु के बारे में स्पेशल चीज़ यही है कि ये सीडलेस वैरायटी है मैंगो की। नाउ जो नेक्स्ट वैरायटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, PKM1, PKM2, दीज आर नॉट वेरी एज सच इम्पॉर्टेंट, बट देख लेते हैं। PKM1 जो है इट इज़ अ क्रॉस ऑफ स्वर्ण रेखा नीलम और ये रेगुलर बियर है, ठीक है। उसके बाद PKM2 जो है इज़ अ क्रॉस ऑफ नीलम अल्फांसो, ठीक है, और ये रेगुलर बियर है, इसकी कीपिंग क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। तो ये दो वैरायटीज़ हैं, ये नॉर्मल किसी हॉर्टिकल्चर कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से रिलीज हुई हैं। These two varieties are not as such important from exam point of views. Now we discuss some other varieties, like first is table varieties. तो टेबल पर्पज़ के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ मैंगो की हैं जो यूज़ होती हैं? दैट इज़ बन्नेशान, नीलम, बेंगलोरा, रुमानी, अल्फांसो, महामोदा एंड गोवा बंडर। तो ये सारी वैरायटीज जो थी टेबल वैरायटीज़ थी। इसके अलावा जूसी वैरायटीज़ हैं। तो जूसी वैरायटीज़ जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें देख लेते हैं कि वो है चाइना रसम, पेदा रसम, चिरुकू रसम, कोतापल्ली, कोबारी, पंचदर्शक, कसाला, पन्ना कालू, फिरंगी लड्डू। तो ये सब वैरायटीज़ होती हैं जूसी वैरायटीज़ थी। इसके अलावा टेबल एंड जूसी वैरायटीज़ बोथ, इसमें आती है चाइना स्वर्णरेखा एंड पीटर। इसके बाद ऑफ सीजन वैरायटीज़ आती हैं। तो गाइस ऑफ सीजन वैरायटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यू मार्क हेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफ सीजन वैरायटीज़ बताओ मैंगो की। तो ऑफ सीजन वैरायटीज़ में आता है निरंजन, नीलम, बेंगलोरा, बारामसी, रुमानी, रॉयल स्पेशल। नाउ इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, आई विल टेल यू द ट्रिक टू हाउ टू रिमेंबर ऑफ सीजन वैरायटीज़ ऑफ मैंगो। तो जो मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटीज़ होती हैं उसके लिए एक ट्रिक है और आप सिंपली कोड बना सकते हैं एंड द कोड इज़ NBR, ठीक है। अब इसको डबल कर दो मतलब कि हर एक अल्फ़ाबेट को 2 बार लिखो, NBR को 2 बार लिखो, NBR, ठीक है। ये हम ऑफ सीज़न की ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंगो की जो ऑफ सीज़न वैरायटीज़ हैं वो। अब यहाँ पे जो एन और एन है ये क्या है? ये है नीलम और निरंजन। तो नीलम और निरंजन, दी आर टू हस्बैंड वाइफ्स। तो नीलम जो है वाइफ है और निरंजन उसका हस्बैंड है एंड दे हैव वन डॉटर, इनकी एक डॉटर है दैट इज़ आर, उसका नाम है रुमानी। तो अब तक हमने 3 वैरायटीज याद कर ली हैं, नीलम, निरंजन एंड रुमानी, ठीक है। अब ये जो नीलम, निरंजन, रुमानी ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बेंगलोर में। कहाँ रहते हैं? बेंगलोर,
ठीक है। बेंगलोर में कितने टाइम के लिए रह रहे थे, ये रह रहे थे 12 महीने के लिए। तो 12 महीने यानी हिंदी में अगर हम बोलें तो दैट इज़ 12 मासी, तो 12 मासी याद हो गई, ठीक है। नीलम, निरंजन, इनकी डॉटर है आर दैट इज़ रुमानी, ये लोग रहते हैं बेंगलोर में 12 महीने के लिए दैट इज़ 12 मासी। अभी जो उनकी बेटी है, डॉटर है रुमानी, अब क्योंकि ये लोग बेंगलोर में रहते हैं तो बेंगलोर एक ऐसी जगह, इट इज़ वेरी लग्जरियस प्लेस, तो जो रुमानी इनकी डॉटर है इसको रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है, शी लव्स रॉयल थिंग्स। तो रॉयल से हमें यहाँ याद रखना है रॉयल सिलेक्शन। तो सिंपल हमने ये जो वैरायटीज़ थी ऑफ सीजन वैरायटीज़, निरंजन, नीलम, बेंगलोरा, 12 मासी, रुमानी और रॉयल स्पेशल, ये हमने ट्रिक के थ्रू याद कर लिया है, ठीक है। तो आप अगेन एक बार ट्रिक को दोबारा देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी ट्रिक। तो ऑफ सीजन वैरायटीज़ को हमने NBR से याद करा है। इसके बाद जो पिकल वैरायटीज़ हैं ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें देख लेते हैं। अचार पसंद है, अली पसंद, गुदेमर जिसको हैमलेट भी बोलते हैं, ये पिकल वैरायटीज़ हो गई। वैरायटीज़ ऑफ प्रिजर्वेशन ये भी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बने शान है और बेंगलोरा है, ठीक है। तो कौन कौन सी वैरायटीज़ मैं आपको बोल रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आप उसमें ज़्यादा फोकस करिए, और जो वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उनको जस्ट यू कैन जस्ट सिंपली रीड इट, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। नाउ वी डिस्कस द वैरायटीज़ डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी होती हैं, अर्ली वैरायटी, मिड सीजन वैरायटी एंड लेट वैरायटी। तो अर्ली वैरायटीज़ में हमारे पास है ओलूर, राजपुरी, रौनक, अल्फांजो, स्वर्ण रेखा, पन्ना कालू, बॉम्बे ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है ओलूर, अल्फांजो, स्वर्ण रेखा एंड बॉम्बे ग्रीन। ये वैरायटीज़ के जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड सीजन वैरायटीज़ में आती है बन्नेशान, दशहरी, लंगड़ा, मलिका, चाइना रसम, कृष्णभोग, पदा रसम एक्सेट्रा। तो ये वैरायटीज़ हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट है दशहरी, लंगड़ा, मलिका, ये 3 वैरायटीज़ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिड सीजन वैरायटीज़ में। लेट सीजन वैरायटीज़ में एक हमने तो पहले ही याद रख रही थी जो NEE नी करके आ रहा था, नीलम वैरायटीज़। तो नीलम वैरायटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हमने ट्रिक की हेल्प से याद करी थी, वो एक लेट सीजन है। इसके अलावा मलगोवा, फजली, अमरपाली, जनार्दन पसंद, बंगलोरा, चौसा और मनपसंद, तमुरिया, ठीक है। तो ये सारी जो है लेट सीजन वैरायटीज़ है। लेट सीजन वैरायटीज़ में अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नीलम, अमरपाली, फजली, चौसा और जनार्दन पसंद, मनपसंद। तो ये सारी लेट सीजन की वैरायटीज़ है मैंगो की। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ ऑफ मैंगो। अब ये पॉलीम्ब्रियोनिक क्या होती है भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ में भी 2 कैटेगरी हैं, इंडियन पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ और एक्जॉटिक वैरायटीज़ की। तो जो इंडियन वैरायटीज़ में आती हैं वो है बप्पा की। इसके अलावा बप्पा की के बाद है चंद्रकरण, बिलेरी, गोवा, कुरुक्कन, नीलेश्वर व ओलूर। अभी हमने ओलूर जो पढ़ी थी पीछे, उसके बाद है फतून, सलीम, मजागोन, मेलीपेलियम, विलाई कोलम्बन। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है वो है विलाई कोलम्बन, ठीक है। और ये जितनी पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ हैं दे आर कॉमन इन वेस्ट कोस्ट दैट इज मालाबार रीजन ऑफ वेस्ट कोस्ट, ठीक है। यानी जो साउथ इंडियन वैरायटीज़ हैं ये एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जनरली जो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ होती हैं वो साउथ इंडिया में ही कल्टिवेट होती हैं, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है विलाई कोलम्बन, ठीक है। तो विलाई कोलम्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नाउ आई टेल यू व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस वैरायटी। तो ये जो विलाई कोलम्बन की वैरायटी है इसमें क्या स्पेशलिटी है, दैट इज कि जो विलाई कोलम्बन वैरायटी है ये है ऑलो ऑक्टोप्लॉइड। नाउ व्हाट इज ऑलो ऑक्टोप्लॉइड, ऑलो ऑक्टोप्लॉइड का मतलब क्या होता है आई विल टेल यू। तो जो ऑलो ऑक्टाप्लॉइड है, ठीक है, ऑक्टा मीन्स होता है 8। तो जो ऑक्टा पॉलीप्लॉइड वैरायटीज होती हैं यानी ऑलो ऑक्टाप्लॉइड वैरायटीज होती हैं, इनका जो क्रोमोसोम होता है दैट इज 2n = 8x = 80, ठीक है। हमने जो नॉर्मल क्रोमोसोम पढ़ा था मैंगो का दैट इज वो था 2n = 4x =
40, ठीक है। वो था ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑलो टेट्राप्लॉइड था, 4 था तो टेट्राप्लॉइड था। लेकिन ये जो विलाई कोलम्बन है ये ऑक्टोप्लॉइड है, दैट इज 8x इक्वल टू 80। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो विलाई कोलम्बन है इसका क्रोमोसोम क्या होता है, क्योंकि मैंगो का क्रोमोसोम हमें पढ़ा है 40 है, लेकिन विलाई कोलम्बन मैंगो की ही वैरायटी है, बट स्टिल इसका क्रोमोसोम जो है 80 होता है। इसके अलावा जो एक्सोटिक वैरायटीज़ हैं, पॉलीम्ब्रोनिक एक्सोटिक वैरायटीज़ हैं, उसमें आता है एप्रिकॉट। अब एप्रिकॉट से आप ये मत सोचें कि एप्रिकॉट दूसरा फ्रूट है, ये एप्रिकॉट एक वैरायटी है मैंगो की। तो एप्रिकॉट हो गया, पीच हो गया, सिमॉन्स, हिगिंस, पीको, सबेज, साइगॉन, स्ट्रॉबेरी, कैम्बोडियन, टर्पेंटाइन, कैराबोआ। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक पॉलीम्ब्रोनिक एक्सोटिक वैरायटीज ऑफ मैंगो। अब हम थोड़ा पॉलीम्ब्रोनिक के बारे में देखते हैं। तो पहले हम पॉलीम्ब्रोनिक के बारे में डिस्कस करें तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए। अब पॉलीम्ब्रोनिक हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मोनोएम्ब्रोनिक भी यूज़ होगा। तो अभी तक हम मैंगो की जो वैरायटीज़ पढ़ रहे थे पॉलीम्ब्रोनिक से पहले, वो सारी मोनोएम्ब्रोनिक वैरायटीज़ थी, और उसके बाद हमने पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटीज़ पढ़ी इंडिया में और एक्सोटिक कंडीशन की। लेकिन अब ये मोनो पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटीज़ जो होती है मैंगो की होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सीड कैसा होता है। तो जो पॉलीम्ब्रोनिक और मोनोएम्ब्रोनिक मैंगो होते हैं वो दिखते कैसे हैं। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ मोनोएम्ब्रोनिक एंड पॉलीम्ब्रोनिक मैंगो वैरायटीज़। तो जो सीड की फिगर है, तो जो ये देख रहे हैं आप, दैट इज़ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे एक ही एम्ब्रियो है, दैट इज़ वाई दिस इज़ मोनोएम्ब्रियोनिक। ओके, ये मोनोएम्ब्रियोनिक हो गया। और यहाँ पे एम्ब्रियो देखिए, एक ये है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ 3 तो हमें ऐसे दिख गए। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड पॉलीम्ब्रियोनिक। यानी एक सीड से एक एम्ब्रियो डेवलप होगा मोनोएम्ब्रियोनिक, एक सीड से कई एम्ब्रियो डेवलप होंगे, दैट इज पॉलीम्ब्रियोनिक। तो ये होती है मोनोएम्ब्रियोनिक और पॉलीम्ब्रियोनिक में डिफरेंस। तो अब हम इसका जो डिफरेंस है कि मोनोएम्ब्रियोनिक और पॉलीम्ब्रियोनिक मैंगो में और क्या डिफरेंस होते हैं उसको देखते हैं। इसके अलावा मोनोएम्ब्रियोनिक और पॉलीम्ब्रियोनिक में पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ एम्ब्रियो। ये हमने पहले ही फिगर में क्लियर कर लिया था अपना। तो एक तो मैंगो में इन वेराइटीज़ में एम्ब्रियो का डिफरेंस होता है। तो मोनोएम्ब्रियोनिक में सिंगल एम्ब्रियो डेवलप होता है, पॉलीम्ब्रियोनिक में मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। देन टाइम ऑफ फ्रूटिंग, अगर हम मोनोएम्ब्रियोनिक से मैंगो को कल्टीवेट करें तो हमें फ्रूटिंग कब मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, सीड विल टेक मोर देन 10 ईयर्स टू फ्रूट। तो 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है हमें मैंगो के फ्रूट्स आने में। और पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ में क्या टाइम कम होता है, लिटिल एज 2 ईयर्स फ्रॉम सीड। अगर हम सीड से डेवलप करें तो 2 साल या 2 साल से भी कम टाइम में हमें फ्रूटिंग मिल सकती है। तो मोनोएम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं फ्रूटिंग में, और पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ कम टाइम ले रही हैं। नेक्स्ट डिफरेंस होता है नेचर ऑफ प्रोजनी प्लांट्स। प्रोजनी प्लांट्स क्या होते हैं, जो पेरेंट्स से प्रोजनी डेवलप हो रही है, दैट इज उनके जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो होते हैं प्रोजनी। अब मोनोएम्ब्रियोनिक के केस में क्या होता है, जनरली जो फ्रूट्स यूज डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। तो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं पेरेंट्स से वो डिफर होते हैं, अलग होते हैं। किस किस चीज़ में अलग होते हैं, उनका अपीयरेंस, क्वालिटी, टेस्ट, जनरली सब कुछ अलग होता है। एंड दे आर हाईली कलरफुल, इनके कलर्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज, रेड, कलरफुल होते हैं। जबकि पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज ऐसी नहीं होती। मैंगो सीडलिंग्स आर आइडेंटिकल एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल मैंगो ट्रीज एंड सिमिलर टू पेरेंट्स। यानी जो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज होती हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होती हैं। तो ये 3 जो मेजर डिफरेंस थे मोनोएम्ब्रियोनिक और पॉलीम्ब्रियोनिक में, वो हमने देख लिए। इसके अलावा एक डिफरेंस और ध्यान रख सकते हैं कि जो मोनोएम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ होती हैं जनरली वो कल्टीवेट होती हैं नॉर्थ इंडिया में, और जो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ होती हैं वो कल्टीवेट होती हैं साउथ इंडिया में। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। नाउ वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी। अब जो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ हैं हमने उसमें देखा कि पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटीज़ में एक सीड होता है, उस सीड से मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप हो रहे थे। अब मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो उसमें से मल्टीपल शूट्स निकलेंगी, ठीक है। इन मल्टीपल शूट्स में से कोई एक शूट ऐसी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंपल, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उससे जाइगोट बनता है। यानी वो सीडलिंग जो होती है कैसी होती है, जाइगोटिक सीडलिंग होती है,
ठीक है। तो एक सीडलिंग जो होती है वो जाइगोटिक होगी, यानी जाइगोटिक सीडलिंग्स कैसी होती हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, जबकि बाकी सीडलिंग्स जो होती हैं वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती हैं। तो अभी हमने जो बोला वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पॉलीम्ब्रोनिक में हमने क्या देखा, पॉलीम्ब्रोनिक सीड कंटेन मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं एंड डेवलप मल्टीपल शूट्स, तो सेवरल शूट्स में डेवलप होती हैं। एक शूट्स जो होती है वो ओरिजिनेट होती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, विच इज नॉट ट्रू क्लोन ऑफ द पेरेंट सीड्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो डेवलप होगी दैट इज, उसको हम बोलते हैं जाइगोटिक सीडलिंग, वो ट्रू टू टाइप नहीं होगी, यानी अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होगी। जबकि बाकी सीडलिंग्स जो डेवलप होंगी दे आर क्लोन ऑफ देयर मदर प्लांट, यानी वो अपने मदर ट्री की क्लोन होंगी, यानी उनके आइडेंटिकल होंगी। द फर्टिलाइज सीडलिंग इज वीक एंड स्टंटेड एंड शुड बी डिस्कार्टेड। तो जब एक ही सीड से बहुत सारी सीडलिंग्स जब निकलने लगती हैं, ठीक है, पॉलीम्ब्रोनिक कंडीशन में, उस टाइम पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज सीडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वीक दिखेगी, हम देखने से पहचान सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, स्टंटेड होगी। तो ऐसी जो फर्टिलाइज सीडलिंग होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी जो हेल्दी सीडलिंग्स होंगी उनको हम रिटेन करेंगे। तो ये पॉलीम्ब्रोनिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि एक सीडलिंग जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और उसमें से एक जो सीडलिंग जो वीक होती है, फर्टिलाइज सीडलिंग या जाइगोटिक सीडलिंग बोलते हैं, उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीम्ब्रोनिक इन मैंगो। नाउ वी डिस्कस some important wild species of mango। अब जो हमने मैंगो का साइंटिफिक नेम पढ़ा था दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम था मैंजीफेरा इंडिका, ये एक स्पीशीज़ थी। इसके अलावा मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि वाइल्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो अभी हम वो देखते हैं। पहला है स्पीशीज़ पील लाइक बनाना। तो एक ऐसा मैंगो भी होता है जिसको हम सिंपली, जैसे केला होता है, केले को हम छीलते हैं ना, यू कैन सी इन दिस फिगर, जैसे हम छीलते हैं ना केले को, टिप से छील रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक ऐसा मैंगो भी होता है और उसकी जो स्पीशीज़ है वो है पैजंग, यानी मैंजीफेरा पैजंग। इसका सबसे लार्जेस्ट फ्रूट भी होता है। तो बाकी जो मैंगो होते हैं नॉर्मल साइज़ के होते हैं, लेकिन इसका फ्रूट साइज़ भी आप फिगर में देख सकते हैं कितना बड़ा है, लार्जेस्ट फ्रूट है। तो इसका नाम है मैंजीफेरा पैजंग। इसके अलावा नेक्स्ट है स्टोन फ्री मैंगो स्पीशीज। स्टोन फ्री का मतलब होता है उसके अंदर गुठली नहीं होगी, तो वो है, एक हमने वैरायटी पढ़ी थी सिंधु वैरायटी जो कि सीडलेस वैरायटी थी। इसके अलावा जो स्पीशीज है वो है मैंजीफेरा सिमिलिस। नेक्स्ट है कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फाइबर। ऐसी मैंगो की स्पीशीज जिसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता वो है मैंजीफेरा मैंजीफेरा। तो डबल कर दो, मैंजीफेरा मैंजीफेरा जो जिसमें फाइबर नहीं होता। ऑफ सीजन बेरिंग हैबिट होती है मैंजीफेरा रूफोकॉस्टैट की। उसके बाद फ्रूट्स ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में ट्वाइस टाइम फ्रूट्स जो देता है वो, उसमें एग्जांपल आता है हमारा मैंजीफेरा इंडिका वैरायटी मिकोनजेंसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज रूट स्टॉक वाटरलॉक्ड, यानी जो वाटरलॉक कंडीशन में रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं दैट स्पीशीज इज नोन एज मैंजीफेरा डिसेंड्रा। दैन हाईएस्ट टीएसएस स्पीशीज़, जो इसका टीएसएस सबसे ज़्यादा हाई होता है। हमने पढ़ा था मैंगो की स्पीशीज, आई मीन जो मैंगो वैराइटीज़ होती हैं, एक ऑप्टिमम एक नॉर्मल मैंगो वैराइटीज़ में जो टीएसएस होता है वो 20% होता है। लेकिन अब हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ कौन सी जिसमें टीएसएस हाईएस्ट होता है दैट इज़ मैंजीफेरा ओडोराटा। अब नेक्स्ट है पर्पल और ब्लैक कलर स्पीशीज़। तो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं वो हमें याद रखनी होगी। जैसे हमने पहला पढ़ा था स्पीशीज़ पेड़ लाइक बनाना, तो केले की तरह जो कौन सी स्पीशीज़ होती है, वैसे केले को हम छीलते हैं दैट इज़ मैंजीफेरा पैजंग, वैसी होता है मैंगो में भी। वैसे ही एक मैंगो होता है जो पर्पल ब्लैक कलर का होता है, इट इज़ वेरी स्पेशल थिंग, क्योंकि आपने जो मैंगो देखे होंगे वो किस कलर के देखे हैं, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, लेकिन ब्लैक और पर्पल कलर के मैंगो भी एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल कलर का दिखता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, इसलिए इनको ब्लैक भी बोला जाता है, ब्लैक कलर मैंगो, और उनका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा कस्तूरी। एंड द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू लीफ हॉपर। तो लीफ हॉपर एक इंसेक्ट पेस्ट है, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंट है वो है मैंजीफेरा अलीसिमा। नाउ वी डिस्कस द स्पेसिंग। अब हमको सबको पता है मैंगो का जो ट्री होता है वो कितना ज़्यादा वाइड होता है, तो जनरली उसकी जो प्लांटिंग होती है वो जुलाई अगस्त के टाइम पे हो जाती है, और उसकी जो बीच में स्पेसिंग रखते हैं, नॉर्मल स्पेसिंग इज 10 by 10 मीटर, तो 10 मीटर की स्पेसिंग हम रखते हैं नॉर्मली। और जो कौन सा मैथड हम यूज़ करते हैं दैट इज स्क्वायर मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो हमने पढ़ा था ना स्क्वायर मेथड ऑफ प्लांटिंग में हम प्लांट्स को जो क्या करते हैं, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं ना,
तो स्क्वायर में हम प्लांट्स को क्या करते हैं, जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स होते हैं उन कॉर्नर्स में हम अपने प्लांट को प्लांट करते हैं, यानी दैन इट इज़ फॉलो स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर शेप बन जाता है, तो स्क्वायर मेथड ऑफ प्लांटिंग वेरी मच फेमस। इसके अलावा स्पेसिंग की बात करते हैं अमरपाली वैरायटी में, तो अमरपाली बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्वार्फ वैराइटीज़ है। ड्वार्फ वैरायटी होने के कारण हम इसको यूज़ करते हैं HDP में, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसका यूज़ होता है। और जो स्पेसिंग इसमें हम रखते हैं वो रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर की, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा होता है, ड्वार्फ होता है, तो हम कम स्पेसिंग रखते हैं। अब जब हम स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 बाय 10 मीटर की स्पेसिंग है, तो हमारे पास इतना सारा स्पेस खाली होता है बीच में, उसमें हम कुछ इंटरक्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक वी हैव ऑप्शंस ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक काउपी, फ्रेंच बीन, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी हम ग्रो कर सकते हैं, भिंडी, काउपी, पोटैटो, कुकुरबिट्स। इसके अलावा टर्मरिक भी बहुत ज़्यादा फेमस इंटरक्रॉप है जो कि मैंगो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंगो स्पेसिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। अब मैंगो में न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट कैसा होता है, तो जब मैंगो का प्लांट बहुत छोटा होता है, लाइक 1 to 3 ईयर्स का प्लांट है, तो उस टाइम पे हम FYM देंगे 5 से 20 kg पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन देंगे 50 से 100 ग्राम पर प्लांट, यानी एक प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है हम, तो एक प्लांट की इतनी रिक्वायरमेंट होगी। और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, 40 to 80 ग्राम पर प्लांट। और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट कम है, पोटैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ 100 to 200 ग्राम्स पर प्लांट। पोटैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि पोटैश बेसिकली हेल्प करता है टू डेवलप क्वालिटी। हमने पोटैश का एक फंक्शन देखा था, पोटैशियम जो है क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी क्वालिटी फ्रूट्स, डिसीज रेजिस्टेंस, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए पोटैश की रिक्वायरमेंट हाई होती है। इसके अलावा जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। FYM जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25 to 50 kg, और नाइट्रोजन लेवल भी 100 टाइम बढ़ जाता है, यानी 100 to 200 हो जाएगा। और फॉस्फोरस भी थोड़ा बढ़ जाता है 80 to 100, और पोटैश की रिक्वायरमेंट 200 से 400 ग्राम हो जाएगी। फिर प्लांट जैसे थोड़ा और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, तो जब प्लांट जब हमारा 10 साल का हो जाएगा या फिर उससे भी ज़्यादा का होने लगेगा, तो जो रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज़ ये हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी FYM चाहिए होगी 100, नाइट्रोजन 250 और फॉस्फोरस 160, एंड जो पोटैश हो उसकी रिक्वायरमेंट सबसे हाईएस्ट पोटैश होती है 600 ग्राम पर प्लांट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में प्लांट्स के मैंगो के केस में जैसे ही मैंगो बड़ा होता रह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, और 10 साल के बाद रिक्वायरमेंट जो कि कांस्टेंट हो जाती है। नाउ वी डिस्कस इरिगेशन। तो इरिगेशन जनरली हम कैसे करते हैं, मैंगो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्रॉप है, यानी समर सीजन में जो इरिगेशन चाहिए, अगर प्लांट यंग है तो जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी 5 to 6 डेज के इंटरवल में। उसके बाद जैसे ही प्लांट थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, 2 to 5 ईयर्स का हो जाएगा, तो हमें इरिगेशन का जो इंटरवल है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि ओल्ड स्टेज में जब प्लांट थोड़ा बड़ा होने लगेगा तो उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो हम 10 डेज़ के इंटरवल में भी पानी प्लांट्स में दे सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं। इरिगेशन में भी बेनिफिशियल फ्रॉम फैब टू जून। तो फैब और जून के टाइम पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज दिस स्टॉप द फ्रूट ड्रॉप एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट साइज। फ्रूट ड्रॉप को स्टॉप करता है, फ्रूट साइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैब टू जून का इरिगेशन। When the trees are in full bearing stage, generally 2 to 3 irrigations are given between the fruit set and fruit development. तो जनरली bearing stage के टाइम पे fruit set से लेकर fruit development के बीच में अगर हम 2-3 irrigation दे दें, then it will be very much helpful. It is better to avoid irrigation before harvesting. Harvesting से पहले, जैसे आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हो उससे पहले इरिगेशन नहीं देना होता है, बिकॉज वो फ्रूट क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है, उसका जूस कंटेंट, TSS कंटेंट, एसिड कंटेंट, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रूट ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो हार्वेस्टिंग से पहले इरिगेशन नहीं देना होता है। और कौन सा मेथड जनरली हम यहाँ फॉलो करते हैं, बेसिन सिस्टम ऑफ इरिगेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो जब हम मैंगो को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती है मैंगो की तरफ से कि हमें उसको हार्वेस्ट करना ही नहीं करना। सबसे पहले मैंगो का साइज़ देखेंगे, तो जब मैंगो का साइज़ फुल आ जाएगा, यानी वैन मैंगो अटेन फुल साइज़, जब उसके फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती, उसका साइज़ फर्दर आगे नहीं डेवलप हो रहा, दैट इज़ उसका फुल ग्रोन हो चुका है साइज़, तो हम तब हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसका सरफेस अगर हम देखेंगे उसमें वैक्सी लेयर दिखेगी,
कलर डेवलपमेंट होगा, स्किन डेवलप हो जाएगी उसकी, उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर स्मेल आएगी, ये भी एक तरह का इंडिकेशन होता है। इसके अलावा आपने नोट करा होगा एक बात, जब मैंगो का ट्री में फ्रूट्स फॉल होने लगते हैं, ज़मीन में गिरने लगते हैं, ठीक है, तब भी क्या होता है कि जो मैंगो होता है ये एक इंडिकेशन है कि मैंगो के जब फ्रूट्स फॉल होने लगते हैं तब भी हम देख सकते हैं कि मैंगो के जब फ्रूट्स मैच्योर होते हैं तभी वो फॉल होते हैं। तो मैंगो में फ्रूट फॉल से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब फ्रूट फॉल हो रहा है, इसका मतलब हमारा मैंगो फ्रूट मैच्योर हो रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दो। इसके अलावा नेक्स्ट है द सैप विच एक्सक्यूड्स एट द स्टेम एंड ऑन पिकिंग अ मैच्योर फ्रूट। जब हम मैंगो का मैच्योर फ्रूट को लेते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से सैप निकलता है, वाइट कलर का सब्सटेंस एक्सक्यूड होता है, विच इज़ अ थिक एंड ड्राइड क्विकली, जो कि जल्दी से थिक और ड्राई हो जाएगा। तो जब याली कंडीशन आ जाएगी, ये जब सैप बहुत ज़्यादा थिक और ड्राई होने लगेगा, इसका मतलब मैंगो हार्वेस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी और TSS को देखते हुए। तो ये मेथड जो होता है थोड़ा साइंटिफिक मेथड है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02 होनी चाहिए और TSS 12 to 15% आ जाना चाहिए। इस कंडीशन में हम मैंगो को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल मेथड्स होते हैं, लाइक उसमें से सच एज राउंडिंग ऑफ वेंट्रल एजेस, मैंगो की जो शेप होती है थोड़ी राउंड हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ बीक, उसमें एक बीक डेवलप हो जानी चाहिए, आउटग्रोइंग ऑफ शोल्डर्स, फिलिंग अप ऑफ हॉलो एट द स्टेम एंड बॉर्डनिंग ऑफ द एपिकल एंड should also be considered for judging the maturity of the fruit। तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स थे जिससे हम फ्रूट की मेच्योरिटी को पता कर सकते हैं। तो ये हमारे हार्वेस्टिंग इंडिकेट्स थी। अब हमें हार्वेस्टिंग करनी कैसे होती है, तो जब हमें पता चल गया कि हाँ मैंगो का ट्री मेच्योर हो रहा है, मैंगो फ्रूट मेच्योर है, अब इनको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग जनरली इंडियन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नॉकिंग डाउन द फ्रूट्स और शेकिंग ट्री वॉलेंटली, पेड़ को थोड़ा हिला सकते हैं ताकि जो फ्रूट्स हैं वो नीचे आ जाएं, ये एक मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम स्टेप लैडर सीढ़ी लगा के भी हम मैंगो तोड़ सकते हैं। द फ्रूट शुड ऑलवेज बी हार्वेस्टेड एंड हार्वेस्टेड फ्रूट्स आर प्लेस्ड इन कैनवास बैग और पैक्ड बास्केट एंड कैरी टू द पैकिंग हाउस। अ स्मॉल फ्रूट स्टॉक शुड बी कैप्ड विद द फ्रूट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम फ्रूट की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसका छोटा सा स्टॉक का पोर्शन भी हम उसके साथ रहने देंगे, यानी जब हम मैंगो हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें से एक स्टॉक का पोर्शन भी अटैच होगा और यहाँ पे हमारा मैंगो होगा, तो हम स्टॉक को भी अटैच रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अवॉइड द इंसेक्ट पेस्ट अटैक, क्योंकि अगर हम एज सच मैंगो हार्वेस्ट करेंगे बिना स्टॉक के तो क्या होगा, उसका जो टिप वाला पोर्शन होगा जहाँ पे हमने मैंगो हार्वेस्ट करता है, ये जो टिप पोर्शन होगा यहाँ पे खुला रहेगा, यहाँ पे सैप प्रेजेंट होगा, उतना एरिया में क्या हो सकता है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो सकता है। इंसेक्ट यहाँ से अटैक करेंगे, अंदर जाके मैंगो की सारी क्वालिटी को डिटोरिएट कर सकते हैं। इसलिए इट इज़ मस्ट कि हम थोड़ा सा स्टॉक, छोटा सा स्टॉक पोर्शन वहाँ पे रिटेन करें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम मैंगो हार्वेस्ट करेंगे, दैन इट इज़ सेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज यूनिट। और मैंगो को जनरली जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दिस इज़ 13 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड मैंगो का स्टोरेज टेम्परेचर होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यील्ड। तो लास्ट जब मैंगो हार्वेस्ट करते हैं यील्ड कितनी मिलती है, तो यील्ड डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक एज ऑफ प्लांट, कितनी एज है प्लांट की। यंग प्लांट होगा, आई मीन थोड़ा 5 to 6 ईयर्स ओल्ड है, या फिर 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 साल से भी ज़्यादा का हो गया है, तो यील्ड जो है वेरी करती है उसकी एज में। सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वैरायटी कौन सी ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज़ की डिफरेंट यील्ड होती है। टाइप ऑफ प्लांटिंग मटीरियल, ठीक है, लाइक ग्राफ्टिंग से प्रिपेयर करा है, सीडलिंग से प्रिपेयर करा है, और फिर हम मैनेजमेंट कैसे करें, ट्रेनिंग प्रूनिंग टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेनिंग प्रूनिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं, क्रिस क्रॉस ब्रांचेस, उनको हटाते हैं ताकि फ्रूट्स के लिए स्पेस आए, क्वालिटी फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैंगो की यील्ड को अफेक्ट करने के लिए। अब यील्ड की बात करें तो अ मैंगो ट्री हैविंग एन एज ऑफ 5 ईयर्स बियर अबाउट 200 फ्रूट्स। तो 5 साल का जब पेड़ होगा तो उसमें से 200 फ्रूट्स डेवलप होते हैं। और जब एज बढ़ जाती है, जब मैंगो का प्लांट 10 to 20 ईयर्स का होगा, ठीक है, हमने बात करते हैं यील्ड डिपेंड करती है एज ऑफ प्लांट पे। तो जब 5 साल का प्लांट था तो 200 फ्रूट दे रहा था, और जैसे ही प्लांट की एज बढ़ी, यानी 10 to 20 ईयर्स का प्लांट हो गया, तो अब हमें फ्रूट ज़्यादा मिलेंगे, यानी फ्रूट्स मिल रहे हैं 500 to 1000, ठीक है। तो ये एज पे भी डिपेंड करता है यील्ड। इसके अलावा ड्यूरिंग 20 to 40 ईयर्स जब प्लांट इतना हो जाएगा, इसकी यील्ड आएगी
1000 to 3000 फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद जो ईल्ड होती है थोड़ी कांस्टेंट होने लगती है। तो एज पे देख सकते हैं किस तरह से डिपेंड होती है। 5 साल के प्लांट था तो कम मिल रहा था, जैसी एज बढ़ती गई हमें फ्रूट्स भी ज़्यादा मिल रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईल्ड ऑफ मैंगो क्रॉप। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द मैंगो क्रॉप। तो मैंगो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वेराइटी ऑफ मैंगो हैज़ हाईएस्ट TSS? योर ऑप्शंस आर लंगड़ा, ज़ेवियर, अल्फांसो, चौसा। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज़ेवियर। तो हमने पढ़ा था नॉर्मल जो मैंगो की वैरायटीज़ होती हैं उनमें जो TSS होता है वो होता है 20%, लेकिन जो हाईएस्ट TSS होता है वो ज़ेवियर में होता है, और कितना होता है? इट इज़ 24%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज रिच इन विटामिन C? योर ऑप्शंस आर मलिका, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, बोथ B and C। सो मैंगो की जो वैरायटीज़ होती हैं जनरली वो विटामिन A में रिच होती हैं, लेकिन एक वैरायटी है जो विटामिन C में भी बहुत ज़्यादा रिच है, और वो वैरायटी है यानी ऑप्शन C, बॉम्बे ग्रीन। तो बॉम्बे ग्रीन जो है उसमें स्पेशलिटी ये है कि वो विटामिन C में रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर द स्टोरेज ऑफ मैंगो? तो ऑप्शंस हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हमने यील्ड में ही डिस्कस करा था जब हम मैंगो को हार्वेस्ट कर रहे थे। हार्वेस्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज के लिए भेज देते हैं, तो टेम्परेचर कितना सेट करते हैं? तो वो था 13 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम स्टीनोस्पर्मोकार्पी? तो स्टीनोस्पर्मोकार्पी से कौन सी वैरायटी डेवलप है? ऑप्शंस हैं अमरपाली, अल्फांसो, स्वर्णरेखा, सिंधु। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंधु। तो सिंधु एक हमने वैरायटी पढ़ी थी जो कि सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, इसमें सीड नहीं होता, सीडलेस वैरायटी है। और ये इसमें जो सीडलेसनेस होती है यानी इसमें जो बीज नहीं होता, सीडलेसनेस कंडीशन होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है स्टीनोस्पर्मोकार्पी की वजह से। ये एक तरह की वी कैन से दैट ये एक तरह की स्टीनोस्पर्मोकार्पी क्या है? एक तरह की ये एक तरह की पार्थिनोकार्पी होती है।